हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन भाई? आज मैं झारखंड CGL 2022 का पेपर 3 को डिस्कस कर रहा हूं और पेपर 3 में आप लोगों को पता है एक जनरल स्टडीज का पोर्शन है और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर भाषा ज्ञान। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1 और 2 जाकर देख लीजिएगा, यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। बाकी आगे बढ़ने से पहले लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे लुक्रेटिव चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और एक बात, अगर आपको कोई फीडबैक होता है ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ से वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इसमें भर भर के इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट यह आज का लेक्चर होने वाला है। तो इसको छोड़ के मत जाना यार, 5 मिनट 10 मिनट देखना, पूरा देखना ठीक है। इसीलिए नहीं कि मेरा व्यू बढ़े और क्या बोलते हैं वॉच टाइम बढ़े, इसीलिए क्योंकि इसमें सच में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज में पुट किया गया है ठीक है। और बाकी यह झारखंड के प्रीवियस ईयर SI का एग्जाम हुआ था 2015 में, आपको मालूम होगा, उसी का कंप्यूटर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का पार्ट नंबर 3, जनरल स्टडीज कंप्यूटर भाषा ज्ञान। आज के यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह किस पे आधारित था, पता है आपको? तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो वैक्यूम ट्यूब पे था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब पे था। आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि पहले के ज़माना में जब कंप्यूटर होता था तो एक रूम के साइज जितना कंप्यूटर होता था, रूम के साइज जितना। आज तो यहाँ से आदमी यहाँ तक बहुत सारा डिवाइसेस को हाथ में लेके घूम रहा है, पहले रूम इतना होता था ठीक है, तो बहुत बड़ा था। तो वैक्यूम ट्यूब पे पहले काम चलता था कंप्यूटर का। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वैक्यूम ट्यूब पे था। चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगर जनरेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट में देख लीजिए यही वैक्यूम ट्यूब है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड तो याद रखिएगा थोड़ा सा, 1946 से 1959 था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया था ठीक है सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया था, जिसको शॉर्ट में VLSI बोलते हैं। और अभी फिफ्थ जनरेशन जो चल रहा है उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज हम लोग इंटीग्रेट कर चुके। क्योंकि अब पता है कि हम लोग का कंप्यूटर का यूज जो है से अब एक पार्टिकुलर मतलब एरिया तक लिमिटेड नहीं रहा, अब उसका बहुत जगह पे यूज़ है ठीक है। तो हम लोग अब कोशिश क्या करते हैं कि उसको और ज़्यादा एडवांस बनाए, तो इसीलिए उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर लिए हैं ठीक है। तो चलिए, कंप्यूटर वगैरह बनाने के लिए सिलिकॉन का बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन एक क्या है? एक मेटल वाइड है ठीक है। क्या है? मेटल वाइड है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन। तो आंसर आपका हो गया वैक्यूम ट्यूब, समझ चुके होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब बाकी सारा देख लीजिएगा। प्रिंटर के लिए कौन सा विकल्प सही बताइए? प्रिंटर क्या करता है? तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा ठीक है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। देख लिए, बहुत सारा इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा को डालने के लिए यूज होता है ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड है, सबसे सिंपल एग्जांपल। कीबोर्ड पर जनरली जो है 104 होता है, कीबोर्ड होता है, मतलब बटन्स होता है ठीक है कीबोर्ड में ठीक है। 104 जनरली, 104 कहीं 106 भी आप लोग देखने को मिल जाएगा ठीक है। तो कीबोर्ड हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, तो सारा क्या इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट में देख लीजिए हेडफोन है, हेडसेट है, स्क्रीन मतलब मॉनिटर जिसको बोलते हैं आप लोग, लेजर प्रिंटर है ठीक है, प्लॉटर है। तो सारा अगर आप लोग देखिएगा, इस सारा देख लीजिएगा, स्पीकर्स है, मोड ठीक है। तो सारा क्या है यहाँ पे? सब आउटपुट डिवाइसेस है ठीक है, और ये सारा इनपुट डिवाइसेस है। और कुछ कुछ दोनों के बीच में है ठीक है, दोनों के बीच में है, तो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह वो काम करता है ठीक है। चलिए, तो समझ चुके होंगे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के लिए डेटा आपको अगर प्राप्त करना है तो उसमें से कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, इनपुट डिवाइस होगा। क्या होगा? इनपुट डिवाइस, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ आपको डेटा एंटर करना है, मान लेते हैं स्क्रीन है, तो कीबोर्ड से आप लोग डेटा एंटर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कीबोर्ड से। तो क्या होगा? कीबोर्ड एक इनपुट, यानी कि डेटा देने के लिए यूज हुआ, तो इनपुट डिवाइस हो गया ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को बिना कॉपी और टाइप किए सोर्स डॉक्यूमेंट से सीधे कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्कैनर होता है। अभी मैं स्कैनर के बारे में चर्चा कर रहा था ना। स्कैनर से क्या होता है कि बिना टच किए हुए ठीक है, जैसे कि आप लोग पेटीएम से अभी पेमेंट करते हैं, तो क्या उस बार कोड को आप लोग टच करते हैं? नहीं ना, दूर से ही क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और पेमेंट आपका हो जाता है। तो वह स्कैनर हमारा मोबाइल में भी होता है स्कैनर, तो उसी के थ्रू यह काम किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट को
सीधे कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, पार्टिकुलर एड्रेस होता है, उस क्यूआर कोड जो होता है, क्यूआर मतलब क्विक रिस्पांस कोड जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी आप लोग जहाँ से अगर पेट्रोल वगैरह या दुकान खरीद रहे में कुछ सामान खरीद रहे हो तो उसका एड्रेस होता है, ठीक है, बैंक का, तो वो क्यूआर कोड सब बताता है, ठीक है, और उसको हम लोग स्कैन करके डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये स्कैनर यह काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह कुछ स्कैनर आप लोग पता होगा जब फॉर्म वगैरह भरवाए होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, इसमें फोटो यहाँ पे रखते थे और जो हमारा जो क्या होता था सिग्नेचर यहाँ पे रख के उसको स्कैन किया जाता था। मैं तो जाता था तो ऐसे ही होता था। तो ये एक्चुअली में ये देखिए आपका स्कैनर कम फोटोकॉपी मशीन दोनों होता है, ठीक है, स्कैन भी करता था और फोटोकॉपी मतलब फोटोकॉपी भी निकाल देता था, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, फोटोकॉपी से हार्ड कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हार्ड कॉपी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हार्ड कॉपी जनरली आप लोग ऐसा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी के लिए एक क्या होता है, प्रिंटर से हम लोग हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में स्कैनर कम प्रिंटर दोनों है, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया, स्कैनर ना, देख लिए ना, स्कैनर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिवाइस है जो लाइट एमिटिंग डायोड और सेंसर से किसी गतिविधि का पता लगाने के लिए यूज होता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, और सेंसर से गतिविधि का पता लगाने के लिए हम लोग ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं। किसका, ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं, ठीक है। सीफेल का फुल फॉर्म मालूम है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है ना, एलईडी का तो आ गया यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही है, ठीक है, डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आईटी इंडस्ट्री में नवीनतम प्रचलन है, मतलब कि नया सिस्टम है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो है से आजकल जो है से क्या है, आईटी इंडस्ट्री, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री में इसका धड़ल्ले से यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा सा समझिए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, क्या है, गूगल प्ले स्टोर, तो वहाँ पे बहुत सारा जो है से क्या है, डेटा स्टोर है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, और जिसको वहाँ से जो जरूरत पड़ता है, क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है, वहाँ से कोई डेटा वगैरह को उठा लेता है। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग में देखिए बहुत सारा सर्वर है, स्टोरेज है, मोबाइल है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारा डेटाबेस है, सब क्लाउड कंप्यूटिंग में लोड होता है, और जिसको जितना जहाँ से जो जरूरी होता है, ठीक है, वो उस डेटा को ले सकता है। तो ये सारा सिस्टम पूरा ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग देखिएगा तो दो तीन तरह का होता है। प्राइवेट क्लाउड किसी का होता है, जैसे मैं अगर मान लेते हैं लर्नर्स गैरेज एजुकेशन का ऐप बनवा दिया, ठीक है, तो मेरा प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा, वहाँ पे डेटा वगैरह सारा स्टोर कर दूंगा। पब्लिक क्लाउड हो सकता है किसी का, ठीक है, वो बहुत सारा लोगों का कोई क्लाउड हो सकता है। और एक हाइब्रिड क्लाउड होता है। हाइब्रिड क्लाउड जनरली होता है दो चीज़ को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग का होप के समझ में आ चुका होगा। एक डेटाबेस है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है, तो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आई होप कि यहाँ से समझ में आ चुका होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझ लीजिएगा। आईटी इंडस्ट्री में आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्टकट में इसको आईटी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 97, और देखिए ये क्वेश्चन पुराना है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स को फोटो और वीडियो बांटने तथा रियल टाइम संदेश को सीधे एक या समूह के रूप में भेजने की अनुमति देता है। तो यह व्हाट्सएप, क्या है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो चलिए यही सर है। व्हाट्सएप कब आया था, व्हाट्सएप 2009 में आया था, ट्विटर 2006 में। गूगल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। गूगल आया था आपका 1998 में, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन के द्वारा। इंस्टाग्राम कब आया था आप लोग पता है, इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था, चलिए बताइए जरा, सब मैं ही बताऊँ क्या कुछ और बताता हूँ, जैसे कि अभी यूट्यूब जिस पर आपको देख रहे हैं, यूट्यूब आया था 2005 में। क्या आया था, यूट्यूब आया था 2005 में। फेसबुक आया था 2003 में, 2004 में फेसबुक आया था, ठीक है। बस समझ में आ गया, ये सारी चीज़ याद रखिएगा। इंटरनेट कब आया था, इंटरनेट आया था 1995 में भारत में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इंटरनेट, बिना इंटरनेट का क्या काम होगा। अब सबसे पहला जो कंपनी था जो मोबाइल बनाया था वो था मोटरोला ना, और जो पहला मोबाइल फोन बनाए थे उनका नाम था मार्टिन कूपर, ठीक है। गूगल ग्लास के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह का डिवाइस है। देखो वेरेबल डिवाइस है, मतलब वेरेबल डिवाइस मतलब वेरेबल मतलब इसको पहना जा सकता है। गूगल ग्लास होता है ना, इसको आप लोग जो है से चश्मा में रहता है, उसको आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, तो वेरेबल डिवाइस है गूगल ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको टच स्क्रीन विशेषता वाला हाथ से लैस में रहने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है। तो एक कंप्यूटर डिवाइस, इस पर बहुत सारा डेटा वगैरह हम लोग लेके एक साथ घूमते रहते हैं, और टच स्क्रीन होता है, तो समझ गए होंगे क्या है। तो आप लोग इसको ना मोबाइल, आंसर हो गया मोबाइल डिवाइस, यानी कि मोबाइल एक क्या है, टच स्क्रीन वाला होता है, इसको हाथ में लेकर हम लोग घूमते हैं। और इसको कॉमन सेंस भी कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं लैपटॉप को, कंप्यूटर को, मतलब जनरली तो ले सकते हैं, लेके घूम सकते हैं। डेस्कटॉप को तो ले ही सकते हैं, और एटीएम को कौन ले गया
एटीएम ले जाइएगा तो केस हो जाएगा, ठीक है। जनरली एटीएम का फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन सब कोई बोलता है लेकिन गलत है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन सही होता है ना, बहुत लोग गलती पढ़ते हैं आप लोग। उसी तरह से जीएसटी का भी फुल फॉर्म बहुत लोग गलती पढ़ता है, गुड एंड सर्विस टैक्स बोलता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको अच्छा से, भूलिएगा नहीं। तो मोबाइल डिवाइस आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि जो एमएस वर्ड है आपका 2013, ठीक है, का डिफ़ॉल्ट दृश्य व्यू क्या है। तो डिफ़ॉल्ट व्यू इसका प्रिंट लेआउट है, क्या है, जो एमएस वर्ड है, वर्ड मतलब एमएस वर्ड ही है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उसमें 2013 में डिफ़ॉल्ट व्यू उसका प्रिंट लेआउट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, प्रिंट लेआउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुपर स्क्रिप्टिव के लिए, और आज का इस सुपर स्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन आज का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सुपर स्क्रिप्टिव आखिर होता क्या है। तो अगर एमएस वर्ड में आपको सुपर स्क्रिप्टिव करना है तो आप क्या कीजिएगा, कौन सा आपका मतलब कुंजी संयोजन मतलब होता है कि की कॉम्बिनेशन, कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो यहाँ पे यूज होगा था कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू तीनों एक साथ दबाना होगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाइएगा, तब जाके आपका सुपर स्क्रिप्टिंग होगा। सुपर स्क्रिप्टिंग क्या होता है समझिए बात को। देखिए सुपर स्क्रिप्ट होता है जैसे कि मान लेते हैं ना कि आपको जनरली टाइप करते हैं ABCD, तो बहुत सारा लगेगा ए स्क्वायर लिखना है हमको, तो ए स्क्वायर कैसे लिखेगा, पाव थोड़ा सा तय लाइन से थोड़ा ऊपर उठेगा, क्या उठेगा, ए स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर उठेगा। तो इसी को सुपर मतलब ऊपर, सुपर का मतलब ऊपर याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ऊपर में होता है वही सुपर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो है से अगर ऊपर चला गया तो समझिए कि सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरह का कमांड देने के लिए आपको जो है से कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू दबाना पड़ेगा, तब जाके जो है से आपको ऐसा होगा। जैसे आपका देखिएगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस है आइंस्टीन का थ्योरी, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, अब यहाँ से अब साइंस नहीं पढ़ा, ये मास है और सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है हमें पता है ना आप लोगों कि नहीं पता है, सब यहीं पढ़ा दो। चलो यार बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे ना कुछ बता के नहीं गया बंदा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आता है। तो इस तरह की चीज़ को हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, समझे ना। तो ए स्क्वायर लिखना है, बी स्क्वायर लिखना है, यानी कि अगर दो को ऐसे लिखेगा तो एक टू ऐसे लिखाएगा A2, तो A2 अगर ऐसे लिखाएगा जनरली, लेकिन इसको अगर सुपर स्क्रिप्ट किया जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका सुपर स्क्रिप्ट हो गया, समझे। तो ऐसे करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू का कमांड देते हैं। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट समझ लीजिए। सब स्क्रिप्ट नीचे होता है, जैसे कि हमको H2 लिखना है वाटर, तो E2 जो नीचे आता है उसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। बात समझ में आ गया। देखिए C12H/O11 किसका फॉर्मूला है पता है आपको कि नहीं पता है। यह जो है से आपका शुगर का फॉर्मूला है। क्या है, शुगर। शुगर मतलब चीनी। इतना चाय पी रहे हैं आप लोग, ठीक नहीं है। तो हो गया आपका, समझ गए। जैसे यहाँ देखिए CaOH का हॉल 2 आप लोग पढ़े थे ना, ये जो हॉल टू आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको एक्चुअली में इसी को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब लिखा नहीं रहा यार, सब स्क्रिप्ट बोला जाता है इसे, ठीक है, समझ चुके हैं। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना है जिससे पोचाड़ा होता है, समझे। तो यही है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया था। तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू कमांड दीजिएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट समझ चुके हैं ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा चाक्षुक सहायक सामग्री बनाने के लिए एक लोकप्रिय टूल है जो कि दर्शकों में संदेश देने में मदद करता है। चाक्षुष मतलब क्या होता है, चाक्षुष मतलब होता है दृश्य जिसको देखा जा सकता है। तो उस तरह का सामग्री बनाने के लिए यूज हो सकता है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS PPT, ठीक है। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो MS PPT से ही बनाया गया है कम्प्लीटली, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है। तो उससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा चाक्षुक सहायक सामग्री बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम यानी कि फास्टेस्ट मोड कौन है। तो जनरली कॉल वगैरह आप लोग करते हैं, ये सब जो होता है, ठीक है। सारा जो सिस्टम होता है वो तीर पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना होता है, ठीक है। तो जितने भी ट्रांसमिशन वगैरह देखते हैं उसमें ऑप्टिकल जो फाइबर ऑप्टिकल केबल या ऑप्टिकल केबल फाइबर बोल दीजिए, वही यूज होता है, ठीक है। ऑप्टिकल केबल फाइबर जो यूज होता है, ठीक है। ऑप्टिकल जो केबल होता है वो तीर फेनोमेना पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़े हैं कि नहीं 12th क्लास में, ठीक है। तो वही है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो यही सारा है, आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, आंसर होना चाहिए फाइबर ऑप्टिकल केबल या ऑप्टिकल केबल फाइबर भी रहेगा तो सेम चीज़ है, ठीक है। अब उस फेनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह का देखे होंगे आप लोग चीज़, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे होता है, इसका ना धड़ल्ले से यूज किया जाता है, बिना मतलब जो जितना भी कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि इंटरनेट वगैरह का जो लाइन बिछाया जाता है, तो इस तरह चीज़ से बिछाया जाता है, ठीक है।
तो यही चीज़ है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों का सेट का एक इंटरकनेक्शन है? तो बहुत सारा डिवाइसेस का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो बहुत सारा डिवाइसेस का कनेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। करने का मतलब है कि एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, यहाँ सारा कनेक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कनेक्ट कर दीजिए। तो क्या हो गया? इसको नेटवर्क बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो यही सारा चीज़ है। तो नेटवर्क इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग इंटरनेट की रचना के लिए, यानी इंटरनेट को हम लोग बनाना है तो इंटरनेट कैसे होता है उसके लिए पैकेट स्विचिंग यूज किया जाता है। डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। इंटरनेट के लिए फादर ऑफ इंटरनेट किनको बोला जाता है? विंडसर्फ नाम था इनका, विंडसर्फ। याद रखिएगा, फादर ऑफ इंटरनेट इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अब भारत में इंटरनेट की शुरुआत बताई थी ना, 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन यह अंतर्निहित करता है कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन केवल एक प्रेषक द्वारा केवल एक प्राप्तकर्ता से होता है? क्वेश्चन अपने के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। कहने का मतलब कि मैं आपको कॉल किया, ठीक है, तो मैं आपको कॉल किया तो मेरा कॉल सिर्फ आप ही के पास जाना चाहिए। पता चला कि मेरा कॉल जो है दूसरे के पास भी जाने लगा। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था, मेरे पास अचानक से रैंडमली एक कॉल आया तो जिसमें मैं देखा कि 2 पर्सन जो बात कर रहे हैं तो मेरे पास भी ट्रांसमिशन हो गया था। तो ऐसा होता क्या है, नेटवर्क में जो गड़बड़ी होने लगता है ना, तो उसी चलते से कभी कभी जो है नेटवर्क यहाँ से वहाँ भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है। तो इसको हम लोग यूनिकास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिकास्टिंग, यानी एक आदमी से एक ही आदमी के पास इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। ये जो सिस्टम होता है पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, उसको हम लोग यूनिकास्टिंग बोलते हैं। ये भी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखिए कि एक डायग्राम दिखाता हूँ कि यूनिकास्टिंग वगैरह क्या होता है। देखिए, जैसे यूनिकास्टिंग क्या होता है कि जब संचार हम लोग करते हैं तो बहुत सारा कास्टिंग का यूज किया जाता है। जैसे यूनिकास्ट, एक आदमी से इन्फॉर्मेशन अगर एक ही आदमी को देना है तो वहाँ पे यूनिकास्ट होता है। अब देखिए, मल्टीकास्ट होता है कि जैसे कि एक आदमी से हमको अगर पता चला कि 5 आदमी को देना है, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। जैसे आजकल जूम पे हो रहा है, एक सर पढ़ाते हैं 100-200 बच्चा लोग जुड़ता है, होता है ना, क्या होता है, जुड़ता है जिनके पास आईडी होता है। तो मल्टीकास्ट हो गया। क्या हो गया? मल्टीकास्ट हो गया। समझ में आ गया? एक इन्फॉर्मेशन 3 आदमी को पहुँचा रहा है। ठीक है, तो मल्टीकास्ट हो गया। अब ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट जब लार्ज स्केल पर किया जाता है, जैसे टेलीविजन पर है तो ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसको मन है सो देखे, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन बहुत सारा मतलब प्रेषक को दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट आई होप कि समझ में आ चुका होगा। यूनिकास्ट मतलब एक आदमी से सिंपली एक आदमी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो योर आंसर इज यूनिकास्टिंग। एनीकास्टिंग क्या होता है, आप लोगों के क्वेश्चन है, एनीकास्टिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से घटक प्रतिबंधित किए जाते हैं? क्या बोला? किस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से घटक प्रबंधित किए जाते हैं? देखिए, मैं बोल रहा हूँ प्रतिबंधित किए जाते हैं, प्रबंधित किए जाते हैं, यानी कि मैनेज करना है। आपको सिंपली इसको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो सिंप्लीफाई करते हैं। बताना चाह रहा है क्वेश्चन या कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल रूप से क्या क्या मैनेज करता है? तो केवल मेमोरी को, केवल प्रोसेसर को, केवल डिवाइस और सूचना को, या फिर मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइस सबको? तो सबको जो है से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जैसे मैं पहले भी बात कर चुका तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जैसे कि रेल को चलने के लिए ट्रैक चाहिए होता है, गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए होता है, उसी तरह से किसी पार्टिकुलर सिस्टम को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को? तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ नहीं चलेगा। जितना भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइस होता है, सारा चीज़ को मैनेज करने का काम जो होता है, ठीक है, सारा जो करता है सो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका करता है, जिसको शॉर्ट में ओएस बोलते हैं ना। खाने वाला ओएस नहीं है, वो नहीं खाइएगा, ये तो भगवान माफ नहीं करेंगे, बता रहे हैं। आंसर हो गया आपका डी। अब मूव करते हैं, कुछ देख लीजिए। विंडोज़ आपका कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ का ही विंडो बहुत सारा है, विंडोज़ 10 तक। एक लाइनक्स है, याद रखिएगा, फेडोरा है, उबंटू है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, ये सब तो नाम सुने होंगे ना। तो यही सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इसके बारे में भी आइडिया आप लोग रख लीजिएगा। चलिए, एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, DOS। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, याद रखिएगा इसको। चलिए, क्वेश्चन इस पे आएगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स को सेवा करने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करता है? तो बताइए, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आंसर क्या होगा? कि देखिए, क्या समझिए बात को
कि क्या होगा चाहिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या करता है कि मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन को और मल्टीपल यूजर्स को सेवा करता है, तो एक बार में बहुत सारा लोगों को कनेक्ट करके रखता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। थोड़ा सा समझिए इसको। जैसे कि मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क से सीपीयू और मेमोरी, मतलब एक कंप्यूटर ऐड है, दूसरा कंप्यूटर भी ऐड है, तीसरा भी ऐड है, चौथा भी ऐड है, और इस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा है सब चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेज करने का काम हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, तो उस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि बहुत सारा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, मैनेज वगैरह करता है, ठीक है। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। तो इंटेल, VMware और क्या है, XQL, ये सब क्या है, ये सब जो है से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी बताया था ना, लाइनक्स अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यूनिक्स भी है, UNIX, तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी एक है, ठीक है। तो चलिए आपका हो चुका है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो सिंगल यूजर जो है से MS DOS होता है ना, क्या होता है, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा इसको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है से सिंगल यूजर है। बात कर रहा था ना अभी, सारा जो देख रहे हैं आप लोग, यूनिक्स, लाइनक्स और विंडो एक्सपी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये सिंगल यूजर है, ठीक है, ये सब सिंगल यूजर नहीं है। तो MS DOS को याद रखिएगा, DOS, DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाइनरी संख्या प्रणाली को क्या कहते हैं। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसको बेस 2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस 2, क्योंकि बाइनरी संख्या में देखे होंगे कि 2 बेस होता है, 0 और 1, ठीक है। तो ये होता है बेस, और कंप्यूटर भी 0 और 1 ही समझता है, जिसके लोग समझे 0 और 1 को ही समझता है। जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कंप्यूटर को, पहले सबसे पहले उसका जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, पहले 0 1 में उसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद समझता है, फिर ठीक है, उसके बाद प्रोसेसर करता है, CPU वगैरह, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है CPU, उसके बाद डेटा स्टोर करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेसिमल मूल्य में, यानी कि डेसिमल सिस्टम में अगर 1910 को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, तो उसका वैल्यू क्या आ गया। बाइनरी में बताया था ना कि 0 और 1 होता है सिर्फ, तो 0 1 में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आंसर D आएगा। तो 10011 आएगा इतना। कन्वर्ट करके इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे तो प्रोसेस में चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है, कैसे इसको कन्वर्ट करना है, लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा सा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो देखिए डेसिमल मूल्य का डेसिमल वैल्यू है, उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10011 आएगा, ठीक है, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। हेक्सा डेसिमल में देख लीजिएगा, हेक्सा डेसिमल का बेस 16 होता है, ये सब याद रखिएगा ना थोड़ा सा। जो आप डेसिमल सिस्टम देखिए बेस 10 हो गया, हेक्सा डेसिमल में बेस होता है 16, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो हेक्सा डेसिमल को अगर बाइनरी सिस्टम में कहा जाता है तो उसमें कितना आएगा, तो इसका भी आएगा 111 और 0, इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। हेक्सा डेसिमल का बेस 16 होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है ना, अभी तो चर्चा किया था 0 और 1 होता है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयुक्त किए गए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों का सही संख्या, तभी तो चर्चा कर ही रहा था, 2 होता है, 0 और 1, तो इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब उसको उधर डिस्कस नहीं करता तब ना, मैं तो पहले डिस्कस कर दिया, तो इसी तरह से क्वेश्चन तो आते हैं। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि जो जनरली क्वेश्चन है वही बस क्वेश्चन है, बीच बीच में डिस्कस करता हूँ वो भी क्वेश्चन ही बन जाता है कहीं ना कहीं आपका। WW क्या है, WW है सर क्या है, एक इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत सारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत तरह का डेटा वगैरह क्या है, स्टोर है, ठीक है। फादर ऑफ WW कौन है पता है, फादर ऑफ WW है टिम बर्नर्स-ली। क्या क्या नाम होता है उनका, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। तो यही है WW के, WW के फादर, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक सुपरिचित एग्जांपल है। तो इंटरनेट को हम लोग नेटवर्क का नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जाता है। नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारा चीज़ जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर, तो क्या होता है उसको नेटवर्क बोला जाता है। और नेटवर्क का नेटवर्क किसको कहा जाता है, तो इंटरनेट को, बहुत सारा कंप्यूटर, बहुत सारे डेटा वगैरह इस पर लोड है। इंटरनेट एक पता है क्या है, एक चीज़ 2 वर्ड को मिला के बनाया गया है। एक वर्ड है इंटरनेशनल, क्या है इंटरनेशनल, और इसका होता है नेटवर्क, क्या होता है
नेटवर्क। तो इंटरनेशनल का इंटर और नेटवर्क का नेट, इसको लेकर आपको इंटरनेट बना दिया, समझे। तो ऐसे बना है इंटरनेट, समझ आ चुका है। तो ये होता है इंटरनेट। ओके, चलिए, तो यही है नेटवर्कों का नेटवर्क, हम लोग इंटरनेट को बोलते हैं। अच्छा, बाकी लैन, कैंपस एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको भी चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, कुछ कुछ टर्म होता है लैन, LAN, एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन, ठीक है। चलिए, देखिए, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। किसी के घर में या कोई एक छोटा ऑफिस है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो किसी सिटी वगैरह में इसको अगर नेटवर्क प्रोवाइड करना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमको ये बहुत सारा कंट्रीज में अगर नेटवर्क प्रोवाइड करना हो तो हम लोग वैन का यूज करते हैं। किसका, वैन का यूज करते हैं, समझ चुके हैं। तो ये सारा कुछ कुछ याद रखिएगा। आंसर इज इंटरनेट, नेटवर्कों का नेटवर्क। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक सेवा प्रदान करता है जो मानव पठनीय प्रतीकात्मक नाम को कंप्यूटर एड्रेस पर मैप करता है। तो होता है डोमेन नेम सिस्टम। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आप लोग के लिए। DNS क्या होता है, देखिए, DNS क्या होता है, कोई आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर सर्विसेज एंड अदर सोर्सेस रीचेबल थ्रू द इंटरनेट और अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। यानी कि मान लेते हैं कि आप कहीं पे कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम पता करता है कि जो पार्टिकुलर टाइप का जो कंप्यूटर है, कोई सर्विस है, या कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जो कोई पार्टिकुलर चीज़ को सर्च कर रहा है, रियली में वही है कि नहीं, दूसरा कोई है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारा डोमेन नेम सिस्टम इसको चेक करता है, ठीक है। चलिए, तो यही सारा इसका हो गया। ओके, तो कंप्यूटर एड्रेस मैप करता है। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW का फुल फॉर्म बता ही दिया मैं, ठीक है, होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTTP का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ चुके होंगे DNS। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। ईमेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ईमेल के लिए होता है POP। अब इसका फुल फॉर्म जानिएगा तो मजा आ जाएगा। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस, क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है POP का फुल फॉर्म। तो समझ जाइए कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, लेटर वगैरह को सेंड करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो उसी तरह से ईमेल क्या करता है, ईमेल भी तो मैसेज इधर से भेजना है, काम उसका, ठीक है। तो ईमेल का काम ही वही होता है। तो इस तरह से इसका POP प्रोटोकॉल का यूज करता है ईमेल। ईमेल में ई जो होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ईमेल में जो होता है ई, उसका मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, ईमेल। और ई जो है से एस्टेरिस्क का साइन है, @ ठीक है। चलिए, समझ चुके होंगे। DNS पता हो गया। ARP के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है, एक तरह से ट्रांसलेट करता है लेयर 2 मैक एड्रेस, लेयर 3 IP एड्रेस को, ठीक है। तो ARP के बारे में थोड़ा सा आया था तो इसको आइडिया रखिएगा। एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ उपलब्ध है। अभी तुरंत चर्चा कर रहा था, ठीक है, कि कंप्यूटर में 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन किसके लिए था, याद आ रहा है, कुछ भूल गए। अभी तुरंत चर्चा किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, भूलना नहीं है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब था। चलिए, तो अब बताना है कि तीसरा पीढ़ी जो है से किस पे था, भुला गए ना, भूलना नहीं है। थर्ड जो जनरेशन कंप्यूटर था उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, ठीक है। तो यही सारा कुछ कुछ था। टोटल 30 क्वेश्चन था, ठीक है। 120 क्वेश्चन नहीं है, वहाँ 91 से लेकर 120 तक था, जो कि ASI का ही एग्जाम पूछा गया है। झारखंड ASI का एग्जाम था 2015 का, उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। बाकी लर्नर्स ग्राफ एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को। जो JSSC CGL एस्पिरेंट है उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारत।